दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप लोग गरीब हैं और इस वजह से लोग आपकी मुसीबतों पे ध्यान नहीं देते, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा एक देश मौजूद है जहाँ ना सिर्फ लोग भूख से मर रहे हैं, बल्कि जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मर्डर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यमन के बारे में। इसलिए दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यमन में चल रहे उस घटनाक्रम के बारे में जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पूरी रामायण शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होना चाहिए। एक तो ये कि यमन के लिए सिविल वॉर कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले 20 सालों में यमन में 3 बार सिविल वॉर लड़ी जा चुकी है। इतना ही नहीं, 1990 तक तो यमन नाम का कोई देश मौजूद भी नहीं था, बल्कि वहाँ पे 2 देश हुआ करते थे, नॉर्थ यमन और साउथ यमन। जहां साउथ यमन था एक कम्युनिस्ट देश और उसका सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन, लेकिन नॉर्थ यमन को बैकिंग मिल रही थी सऊदी अरब की ओर से। इतना ही नहीं, आज भी यमन में 2 सोच और 2 कल्चर के होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। अब 22 मई 1990 को ना सिर्फ नॉर्थ यमन और साउथ यमन को मिला के एक यूनिफाइड देश यानी यमन बना दिया गया, बल्कि इस नए यमन के पहले प्रेसिडेंट बने अली अब्दुल्ला सालेह, जिन्हें ना सिर्फ सऊदी अरब का फुल सपोर्ट था, बल्कि 2011 आने तक भी अली अब्दुल्ला सालेह ही यमन के प्रेसिडेंट बने हुए थे। और तो अली अब्दुल्ला सालेह ना सिर्फ अपने बेटे अहमद अली सालेह को यमन का आर्मी चीफ बनाने के चक्कर में थे, बल्कि इस वजह से यमन के मौजूदा आर्मी चीफ मोहसिन अल अहमार और प्रेसिडेंट सालेह के बीच में काफी समय से टेंशन चल रहा था। तो दोस्तों पूरी रामायण शुरू करते हैं। दोस्तों जब 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई तो यमन के प्रेसिडेंट सालेह को इस बात का एहसास हुआ कि वो खुद भी ना सिर्फ एक डिक्टेटर हैं, बल्कि तकरीबन 20 सालों से यमन के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे जमे हुए हैं। अब जिस तरीके से अरब स्प्रिंग के दौरान मिडिल ईस्ट के तमाम डिक्टेटर्स को उनकी अपनी आर्मी अपनी कुर्सियों से उठा के फेंक रही थी, तो ये तो तय था कि इनका नंबर भी किसी भी दिन लग सकता है। अब दोस्तों अरब स्प्रिंग के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है, और अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंकों को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब अरब स्प्रिंग के रूप में आ रही इस नई मुसीबत से खुद को बचाने के लिए यमन के प्रेसिडेंट ने एक दाव चला, और यकीन मानिए ऐसे समय पे ऐसा दाव चलने के लिए सचमुच बहुत बड़ा जिगर चाहिए, क्योंकि अगर दाव उल्टा पड़ जाए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, जो कि असल में हुआ भी। क्योंकि इस प्लान के तहत यमन के प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब को अहमार के हेडक्वार्टर पे यह कहते हुए बम गिराने के लिए कहा कि वो एक नॉर्मल बिल्डिंग है और वहां पे वो लोग इकट्ठा हुए हैं जो यमन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हमले में अहमार ना सिर्फ बच निकला, बल्कि अब वो उन लोगों को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा था जो यमन के प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि इस वक्त तक अरब स्प्रिंग यमन पहुंच चुकी थी और यमन के लोग अपने अधिकारों के लिए अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ ना सिर्फ खड़े हो चुके थे, बल्कि यमन के प्रेसिडेंट ने इन प्रदर्शन को दबाने के लिए आर्मी का यूज करना भी शुरू कर दिया था। इसीलिए जब यमन के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ की आपसी लड़ाई के चक्कर में यमन की आर्मी कमजोर हुई, तो यमन में मौजूद प्रदर्शनकारी यानी हाउदी रेबल्स ने ना सिर्फ हथियार उठा लिए, बल्कि यमन के उत्तरी इलाकों में कब्जा करना भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस वक्त तक ईरान ने भी हाउदी रेबल्स की मदद करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ आपको यह बात पता होना चाहिए कि यमन में अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए लोग यानी हाउदी रेबल्स ना सिर्फ शिया हैं, बल्कि ईरान भी एक शिया कंट्री है, और इसीलिए हाउदी रेबल्स की मदद के लिए ईरान ने ना सिर्फ अपने आर्मी एडवाइजर्स यमन भेजे, बल्कि ईरान ने उन लोगों को वेपन्स देना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह ना सिर्फ एक सुन्नी मुस्लिम है, बल्कि सऊदी अरब भी एक सुन्नी कंट्री है, और तो यमन और सऊदी अरब पड़ोसी देश है। इसीलिए अगर यमन में ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो ये सऊदी अरब के लिए टेंशन की बात है, और अपना यही टेंशन दूर करने के लिए सऊदी अरब ने इस पूरी रामायण में ना सिर्फ एक मीडिएटर के रूप में इंटर किया, बल्कि 18 मई 2011 को यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह को गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल पे साइन करने के लिए राजी कर लिया, जिसके तहत वो ना सिर्फ अपना प्रेसिडेंट का पद छोड़ेंगे, बल्कि फ्यूचर में कभी भी वो और उनका बेटा यमन का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। और इसी के साथ यमन में प्रदर्शन रुक गए। लेकिन 23 मई 2011 को सालेह ना सिर्फ अपनी बात से मुकर गए, बल्कि इस वजह से यमन में प्रदर्शन होना फिर से शुरू हो गए। इतना ही नहीं, इस बार प्रदर्शन पहले से ज्यादा हिंसक थे। लेकिन 3 जून 2011 को सालेह यमन की एक दरगाह में नमाज के लिए गया। अब सालेह की दुआ का तो पता नहीं, लेकिन वहां उस वक्त किसी और की दुआ कबूल हो गई, क्योंकि वहां उस दरगाह में ना सिर्फ एक ब्लास्ट हुआ, बल्कि उस ब्लास्ट में अली अब्दुल्ला सालेह 40% जल गए। और इसके बाद 23 नवंबर 2011 को अली अब्दुल्ला सालेह ने गल्फ कॉर्पोरेट काउंसिल वाला वो पुराना प्लान फाइनली साइन करते हुए 27 फरवरी 2012 को अपना पावर मंसूर हदी को ट्रांसफर कर दिया, और अब यमन के नए प्रेसिडेंट बने मंसूर हदी।
हदी। लेकिन एक शख्स था जिसे मंसूर हदी का प्रेसिडेंट बनना कबूल नहीं था, और वो था उन प्रदर्शनकारियों का लीडर यानी अब्दुल मलिक अल हौदी, जिसके पास ना सिर्फ फुल पब्लिक सपोर्ट था बल्कि अब वो इस कंडीशन में था कि यमन के इस नए प्रेसिडेंट को सीधी चुनौती दे सके। इतना ही नहीं, अगर मिडिल ईस्ट का कोई देश जन्नत बनने जा रहा हो तो वो आतंकवादी संगठन जिसने जन्नत के ऊपर अपना कॉपीराइट बना रखा है वो कैसे पीछे रह सकता था। इसीलिए मार्च 2011 से ही अल कायदा ने यमन के अंदर अपने पांव फैलाना चालू कर दिए और बाकी मदद करने जा रहे थे यमन के नए प्रेसिडेंट मंसूर हदी, क्योंकि हौदी से लड़ने के लिए यमन के नए प्रेसिडेंट ने एक प्लान बनाया जिसके तहत सबसे पहले यमन के पुराने आर्मी चीफ अहमार को न सिर्फ अपने पद से चलता किया बल्कि यमन की पूरी सेना को उत्तर की ओर हौदी से लड़ने में लगा दिया। और ये प्लान कितना सक्सेसफुल था इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 आते आते न सिर्फ पूरे साउथ यमन में अल कायदा फैल गया बल्कि 9 सितंबर 2014 को हौदीस ने यमन की राजधानी सना पे कब्जा कर लिया। और ये घटना यमन के नए प्रेसिडेंट मंसूर हदी के लिए डूब मरने के बराबर थी। इतना ही नहीं, यमन की आर्मी के वो सैनिक जो पुराने प्रेसिडेंट अली अब्दुल सालेह को सपोर्ट करते थे उन्होंने भी अब ना सिर्फ हौदी रेबल्स को ज्वाइन कर लिया था बल्कि यमन की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी दो बातें थी जो यमन के नए प्रेसिडेंट के फेवर में चल रही थी। एक तो ये कि पुराने आर्मी चीफ अहमार को सपोर्ट करने वाले लोग आज भी हौदी रेबल्स के खिलाफ पूरी ईमानदारी से लड़ रहे थे, और दूसरा सऊदी अरब आज भी यमन के अंदर ईरान के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा था। इसीलिए यमन के नए प्रेसिडेंट ने दो बड़े फैसले लिए। एक तो यमन की आर्मी की ताकत बढ़ाने के लिए अहमार को यमन का उपराष्ट्रपति बनाया, और दूसरा अपना बोरिया बिस्तर बांधा और सऊदी अरब पहुंच गए। इतना ही नहीं, यही वो पल था जब यमन युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि 26 मार्च 2015 को यमन के प्रेसिडेंट मंसूर हदी के सऊदी अरब पहुंचने के तुरंत बाद सऊदी अरब के किंग सलमान ने अपनी आर्मी को यमन के ऊपर हवाई हमले करने का आदेश दिया। लेकिन शायद जिल्ले इलाही अपने आदेश में ये बताना भूल गए कि कितने बम गिराने हैं और कहां गिराने हैं। इसीलिए जब सऊदी एयरफोर्स ने यमन के ऊपर बम गिराना शुरू किए तो ना तो उन बमों को गिना गया और ना ही ये ध्यान रखा गया कि वो बम कहां जाके गिर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने ना सिर्फ हौदी रेबल्स के ऊपर बम गिराए बल्कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, घर, दुकान, मार्केट किसी को नहीं छोड़ा। वैसे यहाँ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि यही वो वक्त था जब इंडियन आर्मी ने 1 अप्रैल 2015 से 11 अप्रैल 2015 के बीच यमन के अंदर ऑपरेशन राहत चलाते हुए ना सिर्फ 4640 भारतीय बल्कि 960 फॉरेनर्स को भी यमन से सुरक्षित बाहर निकाला। अब ऑपरेशन राहत क्या था और इंडियन आर्मी ने किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये एक अलग टॉपिक है और इसे हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब सऊदी एयरफोर्स ने हौदी रेबल्स के ऊपर हवाई हमले शुरू किए तो ईरान ने भी अपनी नेवी को हौदी रेबल्स के सपोर्ट के लिए अदन की खाड़ी में ले जाके खड़ा कर दिया। और इसीलिए सऊदी अरब ने ईरान को रोकने के मकसद से ना सिर्फ यमन के समुद्री पोर्ट्स तबाह करना शुरू किए बल्कि देखते ही देखते यमन के सबसे बड़े पोर्ट हुदेदाम को भी तहस नहस करके रख दिया। लेकिन यही वो पोर्ट था जिसकी मदद से ना सिर्फ रेफ्यूजीज को यमन से बाहर निकाला जा रहा था बल्कि तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी इसी पोर्ट की मदद से यमन के अंदर खाना और बाकी जरूरतों के सामान पहुंचा रही थी। लेकिन इस एक पोर्ट के तबाह होने की वजह से ना सिर्फ अब वहां पे भूखमरी के हालात हैं बल्कि तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं पहुंच रहा। लेकिन इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी ना सिर्फ ईरान वहां पे हथियार पहुंचा रहा है बल्कि सऊदी अरब ने भी बम गिराने के साथ साथ अपनी तमाम सेना को पूरे लाव लश्कर के साथ यमन में उतार दिया है। तो दोस्तों ये थी यमन में चल रही पूरी रामायण, जिसमें एक तरफ यमन की गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं सऊदी अरब, अमेरिका और 10 दूसरे देश, और दूसरी तरफ हौदी रेबल्स और ईरान खड़ा है। इतना ही नहीं, युद्ध आज भी जारी है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हो और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।